अपनी तैयारी करके मैं जैसे ही लिफ्ट में सवार हुआ, तभी अचानक से मोबाइल पर ढेर सारे नोटिफिकेशन रिंग सुनाई देने लगी। मैंने एक एक करके सबको पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था, मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी और साथ में गुस्सा भी। बाहर मौसम खराब हो चुका था और तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बारिश ने तो मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। एयरलाइंस वालों की तरफ से फ्लाइट कैंसिल करने का मैसेज आया था। मुझे हर हाल में इस मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचना था, लेकिन तूफानी बारिश ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल करके रख दी थी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन भागकर मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। दिल्ली की टिकट मैंने अर्जेंट ही खरीदी थी, इसीलिए मुझे इकोनॉमी क्लास की टिकट मिली थी। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं कभी भी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने के लिए तैयार ना होता। अभी भी ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था। मेरा ड्राइवर मुझे स्टेशन छोड़कर जा चुका था, इसलिए मैं बोर होकर स्टेशन पर बैठा था। रात का समय था और रात के 2 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन ने रुकना था और अभी 1 बज रहा था। रूटीन से ज़्यादा आज स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। शायद रात के समय 1-2 मुसाफिर ही ट्रेन के इंतज़ार में होते थे। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी कि जब मैंने एक लड़की को स्टेशन के अंदर आते देखा था। लेकिन अजीब बात जो थी, वो ये थी कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था। बारिश में वो पूरी भीगी हुई थी। वो बड़ी ही बदहवासी में इधर-उधर देख रही थी। जिस बेंच पर मैं बैठा था, वो खाली थी। कुछ दूरी पर एक और बेंच था, लेकिन वहां पर कुछ और लड़के बैठे हुए थे। वो लड़की बैठने की जगह ढूंढ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। उसने मेरी सीट की तरफ देखा तो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मेरी बेंच के पास आकर एक कोने में बैठ गई। फिर अपने पास से एक मोबाइल फोन निकाला। उसमें कुछ मैसेजेस करने लगी। मैंने एक नज़र उस पर डाली थी। उसका चेहरा नाक के नीचे से छिपा हुआ था, लेकिन आंखें साफ साफ दिख रही थीं। बड़ी ही खूबसूरत आंखें थीं। खैर, मैंने अपनी नज़रें हटा ली। कुछ देर बाद वो कहने लगी, बात सुनो लड़के। मुझे उसके बुलाने का ये अंदाज बहुत ही अजीब लगा था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। कहने लगी, दिल्ली की ट्रेन कब आएगी? मैंने कहा, आधे घंटे तक आएगी। कहने लगी, क्या मुसीबत है, जल्दी नहीं आ सकती? उसकी बेतुकी बात सुनकर मैं क्या जवाब दे सकता था। एक तो बारिश की वजह से मुझे इतना लंबा सफ़र करना पड़ रहा था। मैं तो इस सफ़र के बारे में सोच कर ही परेशान था। उसके बाद वो कहने लगी, सुनो, तुम्हारी बोगी नंबर क्या है? मैंने तो ठीक से टिकट अच्छी तरह देखी ही नहीं थी। मैंने कहा, क्यों, आपने क्या करना है? कहने लगी, तुम्हारे बाद मैंने टिकट खरीदी है ना, तो मुझे ये देखना है तुम्हारी और मेरी बोगी नंबर एक ही है क्या? मैंने थोड़ा बोर होते हुए अपनी जेब से टिकट निकाला और अपनी बोगी नंबर और सीट नंबर बता दिया। उसने अपनी सीट चेक की और हंसने लगी। कहने लगी, ये तो एक ही है, हमारी सीट भी बराबर की है। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे बात करने लगा। समय का पता ही नहीं चला कि ट्रेन आई तो मैं बातें करते करते वहां पर एक चाय की दुकान पर जा चुका था। चाय पीने लगा, लेकिन बातों में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ट्रेन कब आकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी माँ भी बातूनी टाइप की औरत है। उनके किस्से कहानी शुरू होते तो खत्म ही नहीं होते थे। मुझसे कहने लगी, वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना। मुझे पता है कि तुम खाने में बहुत ही लापरवाही बरतते हो। साथ साथ चाय भी पी रहा था, साथ साथ अपनी माँ को तसल्लियां भी दे रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा। मैं बोल ही रहा था कि अचानक से बड़े जोर से किसी ने मेरे कंधे पर चपत लगाई थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। कहने लगी, डफर, ट्रेन आ गई है, जाना नहीं है? मैं उसकी बात सुनकर ठीक से हैरान भी नहीं हो सका था, क्योंकि ट्रेन वाकई जाने का हॉर्न बजा रही थी। मैंने फटाफट से तेज कदम बढ़ाए और अपनी बेंच से अपना सामान उठाया। अब भागने के अंदाज से ट्रेन में सवार हो गया। वो लड़की तो मुझे बता के पहले ही सवार हो चुकी थी। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठा तो वो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। इत्तेफाक ये था कि मेरे और उसके अलावा वहां पर कोई भी तीसरा मुसाफिर नहीं था। कहने लगी,
मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा सड़ू दिमाग आदमी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हें ना कहती, तो तुम्हारी ट्रेन तो छूट चुकी होती। फिर क्या करते तुम? मैंने कहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वैसे भी बहुत ही तीखे मिजाज वाला लड़का था। लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मेरा सारा फोकस अपने बिजनेस की तरफ था। सीरियस टाइप का बंदा था और अपनी जिंदगी, अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियसली चल रहा था। मुझे अपनी जिंदगी में अस्त-व्यस्त चीजें बिल्कुल भी पसंद ना थीं और चपड़-चपड़ बातें करने वाली लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। रात के 2 बज चुके थे, इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक लड़का अपने उबले हुए अंडों की टोकरी उठाए ट्रेन में आवाज़ें लगाने लगा। ये मेरा पहला ऐसा सफ़र था जो मैं इकोनॉमी क्लास में कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रेन के सफ़र बहुत कम किए थे। ज़्यादातर तो मैं प्लेन का सफ़र ही करता था। जैसे ही वो नौजवान सा लड़का वहाँ से गुजरा, वो लड़की उसे पुकारने लगी, कहने लगी, "ओ अंडे वाले भाई, ज़रा रुकना।" वो फ़ौरन से रुक गया। उसने उस लड़के से अंडे लिए, फिर पर्स में पैसे देने लगी। काफ़ी देर पर्स देखने के बाद जब उसे पैसे नहीं मिले, तो मुझसे कहने लगी, "बात सुनो, तुम्हारे पास 2,000 के नोट का खुला है?" मैंने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, "अच्छा ऐसा करो, 50 का नोट निकाल कर दे दो। जैसे हम आगे पहुँचेंगे, मैं तुम्हारे 50 रुपए तुम्हें वापस लौटा दूँगी।" पता नहीं वो लड़की कैसे किसी अजनबी से इतनी फ्रेंडली हो सकती थी। मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला और 50 का नोट उस लड़की को पकड़ा दिया। उसने अंडे वाले लड़के को पैसे दिए, उससे अंडे लेकर खाने लगी। फिर एक अंडा मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। कहने लगी, "खा लो।" लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया था। मैंने कहा, "नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।" कहने लगी, "इसकी ज़रूरत नहीं है? सर्दी देखी है कितनी है, और सर्दियों की बारिश में इंसान को उबले अंडे ज़रूर खाने चाहिए। मेरी दादी बताती थी।" मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। कहने लगी, "तो मैंने तुम्हें कब रोका है? सो जाओ।" लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ये लगता है कि जैसे पक्के मजनू हो। सच बताओ, क्या किसी लड़की से धोखा खाकर आए हो ना? उसकी इस तरह की बातों पर अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, "आप अपने काम से काम रख सकती हैं। जब से बैठी हैं, बोले जा रही हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप अकेली सफ़र क्यों कर रही हैं?" मेरे सख्त शब्दों पर वो कुछ गड़बड़ा सी गई थी। कहने लगी, "मत बताओ, मिर्ची क्यों चबा रहे हो? बंदा आराम से भी बात कर सकता है।" मैंने कौन सा तुम्हारे सर पर बंदूक तान कर पूछा? नहीं बताना तो मत बताओ। अंडा नहीं खाना तो वो भी मत खाओ। फिर अपना बैग सर के नीचे रखकर कहने लगी, "देखो, मैं हक तो नहीं रखती तुम्हें ये कहने का, लेकिन मेरी दादी ने कहा था, जूते पहनकर सोने से बिस्तर पर सांप आ जाते हैं। अब भी मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो भगवान के लिए अपने शूज उतार कर ना साइड पर रख दो।" जितनी वो देखने में खूबसूरत थी, पता नहीं बातें इतनी क्यों करती थी, और मुझे बातूनी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। इसलिए मैं उससे बहस करना नहीं चाहता था। इसलिए अपने आराम से सूज उतार कर एक साइड पर रखे और अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगले आने वाले स्टेशन पर मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। अगला स्टेशन आते ही कुछ नौजवान गाड़ी में सवार हुए थे, जिनके हाथों में पिस्तौल थी। जैसे ही वो लड़के ट्रेन पर सवार हुए, तो वहां के टिकट चेकर ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने बंदूक दिखाई। कहने लगे, "हम किसी की तलाश में हैं, इसलिए हमें रोकोगे तो तुम्हें भी गोली मार देंगे।" मेरी आंख खुली थी। मैंने अपनी आंखों से बाजू हटाया तो टिकट चेकर ये कह रहा था, "देखो, हम आपको कैबिन में घुसने नहीं दे सकते।" वो कहने लगे, "अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो ये जान लो कि हमारे हाथ बहुत ऊपर तक हैं, समझे? ये हमारी इज्जत का सवाल है।" खैर, मुझे बाहर होने वाले शोर से कोई खास मतलब नहीं था। मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो अपना पूरा चेहरा छुपाए डरी सहमी बिल्कुल खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। मैंने गौर किया तो उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। हालांकि देखने में नहीं लगता था कि वो कोई इतनी डरपोक टाइप की लड़की थी। खैर, कुछ लड़के हमारे केबिन में आ गए। मैं उठकर बैठ गया। वो टिकट चेकर भी उनके साथ था। वो उस लड़की से कहने लगे, "ए लड़की, अपना चेहरा दिखाओ हमें।" लेकिन वो कहने लगी, "मैं क्यों अपना चेहरा दिखाने लगी? देखो, मैं अपना चेहरा यहाँ पर किसी को नहीं दिखाऊंगी। मेरा पति बहुत ही सख्त मिजाज है।
फिर वो मुझसे कहने लगी, सुनते हो जी, ये क्या कह रहे हैं? देखो तो ज़रा। वो मुझे न जाने क्यों संबोधित कर रही थी। मैंने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, ये मेरे पति हैं। देखो, मेरे पति की बहुत बड़े-बड़े लोगों से जान-पहचान है। अगर तुमने मुझ पर चेहरा दिखाने की ज़बरदस्ती की, तो ये तुम पर केस भी कर देगा। मैं तो उस चालाक लड़की को देखकर हैरान हुआ था। वो फौरन से अपनी सीट से उठकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है ये। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया और आंखों में विनती भरकर मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं उसकी इज्जत रख लूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसकी बात पर हामी भरना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी है और मैं इस बात की अनुमति आपको नहीं देता कि आप मेरी पत्नी को यूं बेइज्जत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करें। वो लड़के अंदर आ गए। कहने लगे, पिछले 4 केबिन हम देखकर आ चुके हैं। किसी भी पति ने अपनी पत्नी को दिखाने से इनकार नहीं किया है। अगर वो सो रही होती थी, तब भी चादर हटाकर उसका चेहरा दिखाया था। हम यहाँ एक लड़की की तलाश में आए हैं, जो कि घर से भागी है और हम उसके भाई हैं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें खबर मिली है कि वो इसी ट्रेन में है। देखो, अगर तुम्हारे बड़े-बड़े लोगों से संबंध हैं, तो हमारे भी हाथ बहुत ऊंचे हैं। हर हाल में हम इस लड़की को देख कर ही जाएंगे। अगर ये लड़की हमारी बहन ना हुई, तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इस पर इतना तमाशा बनाने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं समझ गया था कि वो लड़की घर से भागकर आई थी। मैं क्या कर सकता था? उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाती हो या हम जबरदस्ती तुम्हारे चेहरे से ये चादर हटा दें। अब तो उस लड़की का भांडा फूट जाएगा। मैंने सोचा कि इसे इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। खैर, उस लड़की ने डरते डरते अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई थी। उसका चेहरा देखते ही वो लड़के गुस्से में आ गए और उसके सर पर पिस्तौल तान दी। कहने लगे, क्या सोचा था तुमने? तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगी? उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, भाई, मैं इससे शादी कर चुकी हूँ। ये मेरा पति है। ये सुनना था कि मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर वो कहने लगी, क्यों घबरा रहे हो? जो कुछ होना था वो हो चुका है। हम शादी कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम डरो मत। मैंने उस लड़की को गुस्से से देखा। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कहने लगी, डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। आप जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो लड़के उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ घसीट कर ले गए। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने इससे कोई शादी नहीं की है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वो कहने लगे, अभी कुछ देर पहले तो तुम खुद कह रहे थे, फिर अब क्यों इस बात से मुकर रहे हो? वो उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ ले गए। उस लड़की के 5 भाई थे और उसके चाचा और ताया भी थे। सारा खानदान एक बहुत बड़े से घर में रहता था। सारे ही मर्द मुझे घेर कर वहां पर बैठ गए। मैं कह कह कर उन लोगों से थक गया था कि ये लड़की झूठी है, मेरी इससे कोई भी शादी वादी नहीं हुई है। लेकिन वो लड़की बार बार यही कहे जा रही थी कि ये आप लोगों के डर की वजह से इनकार कर रहा है। और फिर कहने लगी, आप लोगों को हमें मार के क्या मिलेगा? वैसे भी ये कोई छोटा मोटा मामूली सा आदमी थोड़ी है। अच्छा खासा बिजनेसमैन है। देखो, इसके कपड़े देखो, क्या कोई गरीब लगता है? उस समय मैंने पैंट कोट पहन रखा था, टाई भी लगा रखी थी, क्योंकि मुझे तो प्लेन में सफर करके मीटिंग के लिए जाना था। तेज बारिश की मजबूरी मुझे स्टेशन पर ले आई थी और वो लड़की मेरे हुलिये का नाजायज फायदा उठा रही थी। उसके चाचा और पापा मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। फिर मैंने उन्हें अपने बिजनेस का भी बता दिया। मुंबई शहर में जाने माने बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती थी। ये सुनकर वो कहने लगे, फिर तुम्हें यूं भागने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे भी रिश्ता भेजते तो हम तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लेते। मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा, आपको समझ में क्यों नहीं आती कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? वो कहने लगे, देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची भाग कर जाए। तुम मंदिर में शादी कर चुके हो, ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी बिरादरी के सामने दोबारा से पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे।
ताकि सबको ये पता चल सके कि जो कुछ भी हुआ है हमारी रजामंदी से हुआ है, क्योंकि चंचल और तुम्हारी शादी की खबर अभी किसी के पास नहीं पहुंची है। मेरे ना ना कहने पर भी मेरी शादी अगले दिन ही चंचल से कर दी गई थी। उन्हें अपनी बेटी की बात पर भरोसा था, लेकिन मेरी बात पर नहीं। वो लोग कुछ बदमाश टाइप के थे। मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया, एक कमरे में बंद करके रख दिया। आपने तो ये सुना होगा कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, लेकिन एक लड़का होते हुए मैं बेबस हो चुका था। उन्होंने मेरी माँ को भी बुला लिया था, जो हक्का बक्का मुझे देखे जा रही थी। कहने लगी, अनुराग, ये कौन सी मीटिंग थी तुम्हारी? अगर तुमने लड़की पसंद कर ली थी तो मुझसे बात करते। शर्म नहीं आई तुम्हें किसी की बच्ची को घर से भगाते हुए? मैंने कहा, माँ, आप भी मुझे ऐसा समझती हैं? कहने लगी, सब कुछ तुम्हारे सामने है, और क्या समझूं मैं तुम्हें? मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी थी। उस लड़की के नाटक में उसका 2 मिनट का साथ देना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था। शादी के बाद मुझे उस लड़की को विदा करके अपने घर भी लाना पड़ा। पूरे रास्ते मैंने उस लड़की से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरी माँ भी गाड़ी में मौजूद थी। ये सोचा था कि कमरे में ले जाकर उसकी अच्छे से खैर खबर लूंगा। ये क्या खेल खेला है उसने, मेरे साथ ये क्या तमाशा बनाया है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो लड़की हंस रही थी। कहने लगी, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मुझे तो लगा था मेरे घर वाले मुझे जान से ही मार डालेंगे। फिर कहने लगी, तुम तो बहुत दौलतमंद थे, इसलिए मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या खेल खेला है तुमने मेरे साथ? वो कहने लगी, मेरी मजबूरी थी। असल में मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अमीर नहीं है। मैं जानती थी मेरे घरवाले कभी भी मेरी शादी उससे नहीं करेंगे। फिर कहने लगी कि मैं उसकी खातिर ही घर से भाग गई थी, लेकिन वो स्टेशन पर आया ही नहीं था। इससे पहले कि स्टेशन पर पहुंचता, ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। फिर उसका मैसेज आया कि वो मुझे दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले मेरे भाई मुझ तक पहुंच गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही ये नाटक किया था, क्योंकि तुम्हारे हुलिये से लगता था कि तुम कोई बहुत ही अमीर आदमी हो। मेरे पास इस वक्त कोई और चारा नहीं था, इसलिए सोचा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक करूंगी तो मेरे घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो, ये शादी सिर्फ कागजी शादी रहेगी। उस लड़की ने बड़े आराम से मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे उस पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? जब तुम चाहोगी मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं इस्तेमाल होता रहूंगा। वो कहने लगी, देखो, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक मर्द हो, जब चाहे तलाक दे सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कभी भी उस लड़के से नहीं करते। क्या इंसान का गरीब होना उसका सबसे बड़ा ऐब है? इस वक्त वो लड़की काफी सीरियसली बातें कर रही थी, आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मेरा वाकई में कुछ नहीं गया था। ये कहकर उस लड़की ने अपने बैग से सादा सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं भी आराम से बेड पर लेट गया। वॉशरूम से बाहर आई तो वो सादे से कपड़ों में सोफे पर जाकर लेट गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। फिर मैंने उससे कहा कि कहाँ है तुम्हारा आशिक? तो कहने लगी कि उसके पापा बहुत ही सख्त हैं और उन्हें भी शक हो गया है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर कहने लगी, असल में मेरे भाई गुंडे हैं ना, तो हर कोई डरता है उनसे, इसलिए उसके पापा ने उन पर सख्ती की है। अभी वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना, एक दिन उसके पापा की सख्ती खत्म होगी तो तुम मुझे तलाक दे देना और फिर वो लड़का मुझसे शादी कर लेगा। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मैं भी अपने पूरब के पास चली जाऊंगी। ये बात वो बड़ी खुश होकर बता रही थी। अब मुझसे अक्सर वो पूरब की बातें करने लगी थी कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अभी उसकी जॉब नहीं लगी है, अपनी जॉब के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा है। एक बार मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, कल को वो तुम पर शक नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, नहीं करेगा? मैंने उसे बता दिया है कि तुम बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान हो
और मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो फिर से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ करना चाहिए भी नहीं। कहने लगी, हाँ, मुझे पता है, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मैंने कहा, हिम्मत की बात तो मत करो, हिम्मत तो बहुत है, करने पर आऊं तो बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी चलती हुई जबान रुक गई थी। मैं उसके पास आ गया। मेरा इरादा उसे थोड़ा सा तंग करने का था, क्योंकि मेरी इस हिम्मत पर उसका रंग कुछ उड़ा था। वो कुछ डर कर मुझसे पीछे हटी थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और फिर हम एक कमरे में सोते हैं, और जहाँ एक मर्द और एक औरत अकेले हो और फिर पति पत्नी भी हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया। मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है। ये कहकर मैंने उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देख रहा था। अपनी हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो जो खुद को अब तक मुझ पर बहादुर साबित कर रही थी, मेरे कुछ शब्दों पर ही बेहद घबरा गई थी। कुछ देर तक मैं उसके चेहरे को देखता रहा। वो बेहद हसीन थी। फिर मैंने जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली और हंसने लगा। मेरे यूं बेतहाशा हंसी पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मजाक कर रहा था तुमसे मैं। कभी भी एक ऐसी लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं बना सकता जिसके दिल में कोई और हो, इसलिए बेफिक्र रहो। मेरी बात सुनकर उसकी सांस बाहर हुई थी। वो कहने लगी, आगे से ऐसा मजाक मत करना। मैं कभी भी किसी और के लिए नहीं सोच सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ पूरब से। मैंने कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। जिसके खातिर तुम घर छोड़ सकती हो, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। उस लड़की ने मुझसे 1 महीने का समय मांगा था। मुझे लगा बस 1 ही महीना है, लेकिन मैं नहीं जानता था जैसे जैसे समय गुजरेगा मेरे दिल की दुनिया बदलने लगेगी। उसका व्यवहार मेरी माँ के साथ बहुत दोस्ताना था। दोनों ही बातूनी टाइप की थी। मेरी माँ उसके आ जाने पर बहुत खुश थी। मेरे साथ भी वो बड़ी बेतुकी बातें करती रहती थी। एक बार मैं कमरे में आया तो वो चिप्स खा रही थी। जमीन पर चॉकलेट के रैपर भी पड़े हुए थे। कमरे का हुलिया भी कुछ बिगड़ा हुआ था और वो टीवी पर मूवी देख रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम्हें तमीज है? ऐसे रहते हैं कमरे में? कुत्ता भी अपनी जगह पर बैठे तो उस जगह को साफ करके बैठता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, मैं जानवर नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि किसी मशीन की तरह से जिंदगी गुजारें, घड़ी की सुइयों के अनुसार सांस लें। कभी कभी जीवन में अस्त व्यस्त होना भी अच्छा लगता है। तुम्हें तो जिंदगी गुजारने का ढंग ही नहीं है। मैंने कहा, जमीन पर खाने पीने की चीजें फेंकना, कमरे का हुलिया बिगाड़ना, क्या ये ढंग है जिंदगी जीने का? वो कहने लगी, कभी तुमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है? तुम्हारी जिंदगी में कोई जान ही नहीं है। बस सीधा साधा ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, हर चीज तुम्हें परफेक्ट मिल जाती है और तुम इसी में खुश हो। कभी एक दिन मेरे साथ मेरे तरीके से जिंदगी गुजार कर देखो, तुम्हें पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अगले दिन संडे था। मैंने कहा, ठीक है, कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार कर देख लेता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे नजदीक जिंदगी क्या है। मेरी बात सुनकर वो बेहद खुश हुई थी। कहने लगी, कल का दिन तुम्हें अपनी जिंदगी का यादगार दिन लगेगा। मैंने कहा, देखते हैं। ये कहकर मैंने बेड से तकिया उठाया और उसके हाथ में दबाया। मैंने कहा, जाओ, जाकर अपनी जगह पर सो जाओ। वो सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठा दिया। मुझे अपने साथ समंदर के किनारे ले गई। समंदर तो मैं पहले भी बहुत बार गया था, लेकिन चंचल के साथ पहली बार गया था। उसकी मर्जी से ही मैंने एक हाफ ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी, वरना बाहर निकलते हुए भी मैं अच्छे से तैयार होकर निकलता था। आम कपड़ों में कभी नहीं जाता था। समंदर पर इस वक्त बहुत कम भीड़ थी। समंदर देखकर तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मुझसे कहने लगी, आओ ना, पानी में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं दूर से ही समंदर देखना पसंद करता हूँ। तो वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आज मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर वो मुझे पानी में ले गई। पानी जब मेरी पिंडलियों से कुछ ऊपर पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने कहा, चंचल, बस यहीं तक ठीक है,
इससे आगे जाना मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे गहरे पानी से कुछ डर महसूस होता था। अब मैं एक मर्द था, तो इस बात का इजहार तो कर नहीं सकता था। वो कहने लगी, इसके बाद ही तो समंदर में जाने का मजा आता है। आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी हालत को वो कैसे समझ गई थी? मैंने कहा, मैं डरता नहीं। कहने लगी, मैं जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पानी से डर महसूस होता है। वो मुझे गहरे पानी में ले गई। मुझे गुस्सा उस समय बहुत आया जब उसने पानी के छींटे मुझ पर उड़ाए थे। बिल्कुल बचकाना हरकतें थी उसकी। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? वो कहने लगी, लाइफ एंजॉय करो। वो बार बार मुझ पर पानी फेंक रही थी। पहले तो मैंने उसे मना किया, वो नहीं मानी, तो मैंने भी उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जिंदगी का नया रंग देखा था मैंने उसके साथ, खूब एंजॉय किया। पानी से बाहर आने के बाद वो मुझे गोलगप्पे के ठेले पर ले गई। 12-12 गोलगप्पे की 2 प्लेट बनवाकर मैंने कहा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मैंने कभी भी ठेले की चीज नहीं खाई थी, हमेशा एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाता हूं मैं। तुमने खाना है तो तुम शौक से खा सकती हो। कहने लगी, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमने अपने आप को बस बंद करके रखा हुआ है कि बस ब्रांडेड पानी पीना है और अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ऐसा नहीं होता, तो मेरे साथ मुकाबला करो। जो हम दोनों में से पहले गोलगप्पे खत्म करेगा, हारने वाला उसकी एक बात जरूर मानेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी बात पर तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे जीत गया था। वो मुझसे पूछने लगी, बताओ, मैं तुम्हारी क्या बात मानूं? मैंने कहा, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा। रात तक मैंने पूरा समय चंचल के साथ ही गुजारा था। एक आम से होटल में खाना खाया था, जो बहुत ही मजे का था। पानी स्टील के गिलास से पिया। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये भी खाना ऐसे ही बनाते हैं। बस अच्छी प्लेट में हमारे सामने पेश कर देते हैं, तो हमें लगता है कि सफाई का ख्याल रखा गया है। लेकिन अगर तुम उनके किचन में जाकर देखो, तो इस ढाबे वाले से भी ज्यादा गंदे होते हैं। उसने मुझे जिंदगी एक अलग नजर से दिखाई थी। वो बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे लगा, वाकई मैंने जिंदगी को जिया है, गुजारा नहीं। उसके बाद मेरी दोस्ती चंचल से बनने लगी थी। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है, पूरब ने मुझे आम जिंदगी जीने का ढंग सिखाया है, वरना मैं भी बहुत डरती थी अपने भाइयों से। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। फिर पूरब की तारीफ में करने लगी, उसके बारे में बातें करने लगी। लेकिन पहली बार मुझे उसके मुंह से पूरब का नाम बुरा लग रहा था। मुझे उसकी बातें भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा, चंचल, तुम मुझसे पूरब की बातें मत किया करो। मेरे यूं कहने पर वो हैरान थी। कहने लगी, क्यों ना करूं? क्या हुआ? हम दोस्त हैं ना। तुम भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड का किस्सा मुझे सुना सकते हो। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मैंने कभी किसी लड़की को गौर से देखा ही नहीं। बस तुम पूरब का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगी, क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगता? उसके इस सवाल पर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसे कह नहीं सकता था कि मुझे पूरब से जलन सी महसूस होने लगी है। मैंने कहा, छोड़ो इस बात को। तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में पूरब ना आता और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आता, तो तुम क्या करती? मैं जानना चाहता था वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं उसे कैसा लगता हूँ। पता नहीं क्यों ये तमन्ना मेरे दिल में जगी थी। लेकिन मेरी बात पर वो मुझे गौर से देखने लगी। उस वक्त तो वो मेरे साथ बैठी भुट्टा खा रही थी। कुछ देर के लिए वो मुझे बड़े ही प्यार से देखने लगी। कहने लगी, अच्छे खासे हो तुम। अगर मेरी जिंदगी में पूरब ना आता, तो तुम मुझे पसंद आ जाते। नॉट अ बैड चॉइस। उसके जवाब ने तो मेरे दिल को एकदम सुकून दिया था। मैं नहीं जानता था मैं क्यों खुश हुआ था, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे लिए ये दिन एक यादगार दिन बन चुका था। मेरा दिल किसी और लय पर धड़कने लगा था। चंचल बहुत अच्छी लगने लगी थी मुझे। एक बार मैं अपने स्टडी रूम में रात को काम में बिजी था, जब मुझे कमरे से चंचल के चिल्लाने की आवाज आई। मैं फौरन से स्टडी रूम से बाहर आया और अपने कमरे में तेजी से कदम बढ़ाकर पहुंचा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर चंचल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो एकदम भागकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, अनुराग, कमरे में छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है।
सामने देखो छत पर है, जिसे देखकर ही शायद वो चिल्लाई थी। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो छिपकली लगी हुई थी। उसके ही अचानक से मेरे सीने से लग जाने से मेरे अंदर तो जैसे उधम ही मच गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चंचल के दिल की धड़कनें मैं अपने अंदर सुन रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम ही कमरे की लाइट भी बंद हो गई थी, बल्कि पूरे इलाके की ही लाइट जा चुकी थी। जनरेटर भी खराब था। वैसे भी मौसम सर्द था। मैं उसको अपने साथ लगाए बेड तक ले आया। वो कहने लगी, लाइट क्यों चली गई? जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। मैंने कहा, लाइट खराब है। कल ही मुझे नौकर ने बताया था। मौसम सर्द है, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज ही लाइट भी चली जाएगी। वो कहने लगी, छिपकली मुझ पर गिर तो नहीं जाएगी ना? मैंने कहा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी थी। छिपकली सोफे के बिल्कुल ऊपर छत पर चिपकी हुई थी और चंचल मेरे साथ लगी हुई थी। मेरा तो जी चाह रहा था कि समय यूं ही थम जाए। अंदर से मेरे दिल का शोर मेरा चैन छीन रहा था। कह रहा था, तुम्हारी पत्नी है, तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं, तुम इस पर पूरा हक रखते हो। अपनी मोहब्बत दोगे तो भूल जाएगी पूरब को। लेकिन ये सोचते हुए भी मैं उसके साथ कोई शरारत ना कर सका। मैंने चंचल को खुद से पीछे किया। उसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं खिड़की खोल देता हूँ, ये छिपकली बाहर चली जाएगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आज सोफे पर नहीं लेटूंगी, मैं यहीं बेड पर आपके साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसका हाथ थाम कर उसके पास ही लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसमें उसकी सफेद दूधिया रंगत चमक रही थी। जी चाह रहा था कि आज सारी हदों को पार कर दूं, उसे इतनी मोहब्बत दूं कि उसे सरोबोर कर दूं। लेकिन कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके दिल में मैं नहीं था। जब वो गहरी नींद सो गई तो मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ दिन से मेरी नजरें चंचल पर बेखुदी से उठने लगी थीं। मैं नहीं जानता था, मेरी इन नजरों को नौकरों ने भी भांप लिया था। एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जब चंचल गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बुरी बुरी नजरों से मुझे देखते हो। अब तो नौकर ने भी ये बात नोट की है। कितनी बुरी बात है। मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ। मैंने कहा, कैसी नजरों से देख रहा हूँ तुम्हें, बताओ, मुझे क्या कहा है? नौकरों ने कहने लगी, यही कि तुम मुझे टेढ़ी आंख से देखते हो। तुम्हें घर के नौकरों का भी लिहाज नहीं है और मुझे खुलेआम मोहब्बत से निहारते रहते हो। मैंने सुनीता को तो ये कहकर समझा दिया कि वो मेरा पति है, तो वो मुझे कैसी भी नजरों से देख सकता है। लेकिन उसे ये थोड़ी पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता है। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसकी बात पर मैं उसके और भी करीब आ गया। मैंने कहा, गौर से देखो मुझे, मैं तुम्हें नजर लगाता हूँ। कैसी टेढ़ी आंख से देख सकता हूँ तुम्हें? तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा और तुम उसकी बात मान लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 तरह से देखता हूँ, एक बहुत इज्जत से और दूसरा मोहब्बत से। अब बताओ, इसमें बुरी नजर कौन सी है? मेरी बात सुनकर पहली बार वो नर्वस हुई थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी मुस्कुराने लगा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने एक धमाका मेरे सर पर किया था। मैं कमरे में आया तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर वो तैयार थी। मेरा दिल तो उसे देखकर बेईमान होने लगा था। वो कहने लगी, बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। कहने लगी, पता है, पूरब का फोन आया था। कह रहा था उसे नौकरी मिल गई है। आज उसने मुझे खाने पर बुलाया है। कह रहा था अपने माँ बाप को भी जल्दी राजी कर लेगा। बस मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ तुम्हारे पास, फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनना था कि मेरे दिल पर एक झटका सा लगा था। मैंने अपनी नजरें फौरन से हटा ली। मेरा दिल बड़ी बेचैनी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं जाए। कहने लगी, ऐसा करो, तुम मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ दो, या फिर ड्राइवर से कह दो कि वो मुझे छोड़ दे। शाम के 8 बज रहे थे, तो मैं इसीलिए घर आ गया था कि आज उसके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा।
लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं बुझ गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने हसीन रूप के साथ पूरब के सामने जाए। पता नहीं क्यों मुझ पर बेचैनी सी छाई थी। अब मैं खुद पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरे अंदर के जज्बात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। मैंने उसके दोनों बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा कि कहीं नहीं जाओगी चंचल, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें इतने हसीन रूप में देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। तुम्हारा हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम जानते हो ये सब कुछ एक नाटक था। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, समझी? भूल जाओ पूरब को, अपने दिल से उसे निकाल दो। मैं कुछ भी बोले जा रहा था। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसने मुझे खुद से आजाद किया। कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी कि मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया, स्टडी रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद ही वो मेरे कमरे में आई थी। काफी गुस्से में थी, रो रो कर आंखें भी लाल कर चुकी थी। कहने लगी, मैं मर जाऊंगी पूरब के बगैर। मैंने उससे मोहब्बत की है, तुमसे नहीं। अनुराग, मुझे तलाक चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात बर्दाश्त की थी। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को मैं रोक नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू छलक ही पड़े। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए? 2 दिन के अंदर अपने पूरब से कहो कि अपने माँ बाप को राजी कर ले। मैं अब और आजमाइश नहीं दे सकता। मेरी मोहब्बत मेरी प्रॉब्लम है, मैं सह लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बार बार अपनी नजरों के सामने रखकर अपने घर पर नहीं रख सकता। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था। मैंने कहा, चंचल जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद था, लेकिन मैं तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए नहीं हूँ। एक जीता जागता इंसान हूँ, सीने में एक दिल भी रखता हूँ और जज्बात भी। आसान नहीं होता है एक मर्द के लिए अपने हक में आई हुई लड़की के साथ एक ही कमरे में बिना उसे छुए उसके साथ रहना। लेकिन मैंने ये आजमाइश दी है, लेकिन अब और कोई आजमाइश नहीं दे सकता। या तो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, या फिर मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने पूरी रात स्टडी रूम में सिगरेट पी पी कर गुजारी थी। अगली सुबह मुझे बुखार हो गया था, लेकिन मैं चंचल के कमरे में नहीं गया था। गेस्ट रूम में जाकर लेट गया था। बुखार बहुत तेज था, इसलिए मैं कुछ बेहोशी की हालत में था। मुझे लगा जैसे मुझे माथे पर कोई पानी की पट्टियां रख रहा है। देखा तो चंचल थी। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, क्या करने आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। वो कहने लगी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा, मर तो नहीं गया ना मैं? मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ यहाँ से। मेरी बेरुखी पर वो आंसू बहाते हुए बाहर चली गई थी। मैं भी क्या करता? इंसान था, पत्थर तो नहीं था। जब मेरा बुखार कुछ कम हुआ तो मैं कमरे से बाहर आया। नौकरों से पता चला कि वो घर से जा चुकी है। 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। समझ गया था कि अब वो वापस नहीं आएगी। मैंने अपने वकील से डाइवोर्स के पेपर तैयार करने के लिए कह दिया था। मेरी माँ अलग परेशान थी। मुझसे कहने लगी, कब तक चंचल मायके बैठी रहेगी? मुझे तो अपना घर खाली खाली सा लग रहा है। अनुराग, जाओ उसे वापस लेकर आओ। मैंने कहा, माँ अब वो कभी नहीं आएगी। वो कहने लगी, क्यों? क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा, माँ मेरा चंचल से झगड़ा हो गया है और मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चौंक उठी। वो मेरे मुंह पर उन्होंने एक तुरंत थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, जरा सी बात पर तलाक दोगे उसे? जान न ले लूंगी मैं तुम्हारी। मैंने कहा, माँ मेरी जान ही तो निकल चुकी है। पता नहीं क्यों वो मेरी जिंदगी में आई थी। मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर जा चुकी है। वकील ने डाइवोर्स के पेपर तैयार कर दिए थे। मैंने चंचल को कॉल की। पहली घंटी पर उसने फोन नहीं उठाया था। मैंने कहा कि तलाक के पेपर तैयार हो गए हैं, तुम कोर्ट में ही आ जाओ। अपनी तरफ से उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन कोर्ट में वकील के सामने वो मौजूद थी, लेकिन आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। मैंने बस एक नज़र उसे देखा था और दिल तड़प कर रह गया था कि अब वो क्यों रो रही है।
उसकी हर खुशी उसे मिलने जा रही थी। फिर रो रो कर उसने आंखें क्यों सुजा रखी थीं? सामने रखे तलाकनामे पर साइन करने से पहले मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं उन पर साइन करूं। मेरे हाथों की कपकपाहट चंचल भी देख रही थी। एकदम ही उसने वो कागज पकड़े और फाड़ कर कई टुकड़ों में बांट दिए। फिर मेरे साथ लग कर वो रोने लगी, कहने लगी, अनुराग, जब से मैंने तुम्हारा घर छोड़कर गई हूँ, मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। बार बार मुझे तुम्हारा ख्याल आता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शादी मजाक नहीं होती और ना ही अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे मजाक होते हैं। दिलों की डोरियों को बांध के रख देते हैं। मैंने पूरब से इनकार कर दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो ऐसे ही बेवकूफ थी। उसे ये तक एहसास नहीं था कि सामने वकील अपनी कुर्सी पर बैठा उसे मेरे सीने से लगे इजहार मोहब्बत करते हुए हैरत से देख रहा था और सुन भी रहा था और साथ ही नजरें झुकाए मुस्कुरा भी रहा था। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, चंचल, हम अकेले यहाँ नहीं हैं, घर जाकर बात करेंगे। मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुझसे पीछे हटी थी। वापसी का सफर मेरे लिए खुशियों से भरा सफर था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वो समझ गई थी कि शादी शादी होती है, कोई खेल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।